हमें अब ज्वाइन किया डॉक्टर इब्राहिम ने, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और भी बड़े कमाल काम करते हैं। आप इनकी वो तो मैं अगर बोलना शुरू करूंगी तो पूरा शो ही गुजर जाएगा। आप इनकी जो है प्रोफाइल पे देख सकते हैं। फरहाना अवैस भी हमारे साथ हैं, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, एंकर भी हैं और नानी भी हैं, और बहुत कूल नानी है। मैं कहती हूँ इतनी यंग, इतनी मज़े की नानी हो तो फिर तो भाई लाइफ बन जाए, क्योंकि सब कुछ ही मतलब वो संभाल लें, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी और ये कि भागेंगी इधर उधर, और आराम से जो बेटी है, बेटी रानी राज कर सकती है। नानी जो है बेबी को संभाले। अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो अब डॉक्टर साहब से थोड़ा सा शुरू करेंगे। फरहाना जी की परेशानी बड़ी है, कोविड फिर ऑन द राइज है अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को क्या अफेक्ट कर रहा है, कैसे? एक तो कोविड राइजिंग इस तरह है कि अगर पहले लास्ट ईयर आप चले जाएं या जनवरी फरवरी में चले जाएं तो कोविड वाज नॉट अफेक्टिंग पीडियाट्रिक ग्रुप। यस। और हम बड़ा सेफ समझते थे कि पीडियाट्रिक ग्रुप को नहीं हो रहा, लेकिन कि ईद के बाद से या ईद से थोड़े दिन पहले से जो प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, इट्स निमोनिया। सडनली कफ शुरू होती है बच्चों को और दूसरे तीसरे दिन ही जो लंग्स में जो है वो इन्फेक्टेड शुरू हो जाता है। जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो कोविड से ही घर में रिलेटेड होता है सब, कि किसी एक को है तो बच्चों को, किसी को 1 2 3 बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, और स्टार्ट फ्रॉम फीवर। और ये होता कैसे? अगर बड़ों का कोई ऐसा एक्सपोजर ना भी हुआ तब भी बच्चों को हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट देखिए, बच्चे का ये कि अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, अगर किसी से कांटेक्ट हुआ है, देखिए हर वायरस के लिए एक टाइम पीरियड होता है, 4 आवर्स का एक टाइम पीरियड होता है कि 4 आवर्स में आप किसी के इर्द गिर्द घूमें, या एक वायरल में एक कोई भी आपके इर्द गिर्द 4 घंटे बैठ के गया है, 4 तो घंटे 4 घंटे, या तो उस अच्छा, एरिया को टच करने से नहीं डायरेक्टली टच करने से ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो जब आप करीब रह रहे होते हैं या किसी घर में किसी को इन्फेक्टेड हुआ होता है या कोई फारिग हुए होते हैं, जैसे 4-5 लोग इन्फेक्टेड थे, वो फारिग हो गए, उस वक्त बच्चे को नहीं था, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती गई और सडनली जो है उसको कोविड हो गया। कोविड पता कैसे चलता है? लोगों को पहले तो माइंड ऑफ थॉट नहीं है कि बच्चों को कोविड नहीं होता, इसीलिए वो डरते नहीं हैं। स्टिल मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है छोटे बच्चों में। आप अगर आप थोड़े एयरपोर्ट भी हम जाते हैं तो बड़ों ने तो पहने होते हैं, छोटे बच्चों ने नहीं पहना। इसी तरह हमारी क्लिनिक्स में भी हम बार बार कह रहे होते हैं कि प्लीज़ बच्चों को मास्क पहना के लाएं। तो बच्चों वैसे डर रहे होंगे कि हॉस्पिटल नहीं आना, हॉस्पिटल में ये कोविड लग जाएगा, बाहर जा रहे हैं कोविड के बगैर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, पार्किंग की अपना प्लेइंग एरियाज जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को पहले तो ये सोचना चाहिए आजकल, और फॉर 2 वीक्स, ये अभी जो 2 वीक्स है वो पीक है। सही। जब कोविड का पीक होता है तो उसमें आपके इन्फेक्टेड पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, डायरिया के साथ आ रहे हैं, वॉमिटिंग्स के साथ आ रहे हैं। अब डायरिया वॉमिटिंग, कई दफ़ा आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता नहीं ज़रूरत नहीं है, कोविड का टेस्ट नहीं कराओ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास जब बच्चा आता है, अब इसके टेस्ट में तो आते आते काफ़ी घंटे लग जाते हैं, तो क्या आप करते हैं फिर? देखिए, एक चीज़ हम देख रहे होते हैं कि पहले तो हम अगर चेस्ट में इन्फैक्ट पहले तो फीवर के साथ आ रहा है, अगर डायरेक्टली फीवर के साथ माइल्ड कफ के साथ है तो हम बहुत ज़्यादा पहले प्रेशर नहीं करते हैं कि टेस्ट वगैरह पे चले जाओ, क्योंकि हर आदमी एक तो रिलेक्टेंट होता है बच्चे की टेस्ट पे। आपको पता है ड्रॉ ऑफ द ब्लड जो ड्रॉ हो रहा होता है, उसमें माँ और अब्बा बहुत पैनिक हो रहे होते हैं। तो आप फर्स्ट डेज जो है वो आप उस पर रखते हैं कि पैरासीटामोल पर रख देते हैं। हम कहते हैं उसको देखो 1-2 दिन 24 आवर्स, 24 आवर्स में अगर सही नहीं हो देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स द टेस्ट। छोटे बच्चों का भी पीसीआर वैसे ही नोज के थ्रू? बिल्कुल, डेफिनेटली 100%। मैंने अभी इसी वीक में कम से कम भी 25-30 बच्चों को तो टेस्ट करवाएं, उसमें से कम से कम 15 to 20 बच्चों के तो पॉजिटिव आए। अच्छा, इसमें क्या इसमें रेशियो आप देख लें, रेशियो कितने ज़्यादा हो गया जी? कोई डेडली होता है बच्चों के अभी भी? ये अल्लाह खैर करे, लेकिन हो क्या रहा है बच्चों के? इनिशियली मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि इनिशियली मैनेजमेंट कैसी थी और किससे लगा है। अगर देखिए कोई भी इन्फेक्शन, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन लगता है, मतलब जिस पेशेंट से लगा है उसकी कंडीशन ऑक्सीजन वाली थी तो बच्चा भी इसी तरह बिहेव करेगा। अच्छा। अगर उसकी कंडीशन ऐसी थी कि फीवर के साथ प्रेजेंट करके किसी से लगा है तो फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, कफ के साथ है तो कफ के साथ प्रेजेंट करेगा। अब उसकी इम्यूनिटी वीक है, अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा पैदाइशी या 2 इयर्स पे उसकी जो इम्यूनिटी है बार बार इन्फेक्टेड हो रहा है, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, एलर्जीज़ वाले पेशेंट हैं, या किसी के लंग में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है,
या जो कंजेनाइटल डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ पैदा हुए होते हैं, उनके लिए इनबॉर्न ज़्यादा एरर के साथ deadly है। उनको बहुत ज़्यादा डेडली भी होता है और ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। सही। एक नॉर्मल बच्चे जिस तरह मैं देख रहा हूँ उसको निमोनिया के पैच आ रहे होते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन आपको थोड़ी सी बता दूँ कि बैक्टीरियल और वायरल में फ़र्क क्या है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या डॉक्टर्स भी जो देख रहे होते हैं, जनरल फिजिशियंस बेसिकली, पीडियाट्रिशियंस को तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो जनरल फिजिशियन बच्चों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहे होते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर देख भी रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कराएं, वो इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा सा रिलैक्टेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जब एक्सरेज देख रहे होते हैं तो एक्सरे सीबीसी और सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसको हम एवेलुएट करते हैं और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। तो सीआरपी जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसमें आपका नेगेटिव की तरफ आएगा। अडल्ट में सीआरपी जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत हाई आता है और इसमें जो है आपको एक्सरे में जो है पैचेस मिलेंगे। जी जी। तो एक्सरे बहुत ख़राब होता है। फिर आपके लंग की जो कैपेबिलिटी है, आपने जो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रैप्स आ रहे होते हैं, हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है। अब वायरल इन्फेक्शन जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, 100 तक होता है। एंटीबायोटिक किसमें देते हैं? ठीक है, एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में देते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं, वायरल में नहीं देते हैं। वायरल में हम न्यूबलाइज पे रखते हैं, स्टीम पे रखते हैं या फिर पैराडॉल पे रखते हैं और फीवर को डाउन रखते ठीक है, हैं। न्यूबलाइजेशन अडल्ट में नहीं करते हैं। जब अडल्ट कोविड होता है हम न्यूबलाइजेशन नहीं करते, लेकिन बच्चे होते हैं तो हम करवाते हैं, क्योंकि बच्चे इनहेलर नहीं ले सकते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट का हिस्सा इसी तरह होता है कि आप उसी तरह ट्रीट करें जैसे बच्चों के लिए जैसे हम नॉर्मल ठीक है। तो अभी अगर बच्चों को फीवर है, कौन से साइंस ऐसे इस वक्त बच्चों के कि इनको फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं? अगर हाई ग्रेड फीवर 101 से प्रोलॉन्ग कर रहा है, कितनी देर तक? अगर 6 आवर से ज़्यादा कर रहा है, और अगर आपको देखें सबसे और इम्पोर्टेंट ये नीचे होता है नहीं आ रहा नॉर्मल ऑफ कोर्स, और इसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है पैरासिटामोल या जो 6 भी मंथ से आगे लेके 6 ईयर्स तक के बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, झटके पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और 6 मंथ टू 6 ईयर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें फीवर को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, और अगर कभी खुदा न खास्ता फिट्स आए बच्चों को, कितनी देर में हॉस्पिटल उनको मतलब ले जाएं तो वो खुदा न खास्ता मतलब ज़्यादा सीरियस बात नहीं हो जाती? देखें आप जब तक आपके फैसिलिटेशन नहीं है तो एक तो आपको ये करना होता है कि आपने बच्चे को 45 डिग्री पे कर दिया, आपने मुंह में चम्मच रख दी और आप उसको फीवर को टेपर डाउन करें, टैप वाटर स्पंजिंग करें, कूलेक्स से पैच आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं वो आपने लगा दिए, पैरासिटामोल दे दी या पैरासिटामोल सपोस्ट्रीज आ रही हैं जो पर रेक्टल हम देते होते हैं, उससे फीवर रिड्यूस हो जाता है। जब तक आपकी अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल नहीं होता या हॉस्पिटल कॉल करके आप बात नहीं कर लेते कि कौन सा हॉस्पिटल इसको फैसिलिटेट कर रहा है। कई दफ़ा मोस्टली हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गए कोविड में, तो आपको उसी हॉस्पिटल में जाना है जो कोविड फ्री हॉस्पिटल है। ये वैसे छोटे बच्चे घर में हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आसपास कौन सा हॉस्पिटल है कि इन केस कभी अचानक बच्चे भी बीमार हो जाएं तो उनको कहाँ लेके जाना है। आज ही अभी बैठ के आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपके घर के पास नॉर्मली जो फंक्शन कर रहा होगा इस हॉस्पिटल में भी अब वो एक हॉस्पिटल ना हो, कोविड सेंटर बन गया। बच्चों छोटे बच्चों के साथ सोते हैं, लेकिन छींकते हैं, जर्म्स ट्रांसफर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या सांस फुलाने में क्या मसला है? नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर है तो मैं इस पर हमेशा इख्तलाफ करता हूँ एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है ना, इज़ बिकॉज ऑफ दूर सुलाना और कई दफ़ा ऐसे कॉट में सुलाना जिसमें आप अंदर घुस जाएं, जिसमें वॉमिटिंग होने के चांसेस हों, ऑक्सीजन की ब्रीथ कम हो जाए, क्योंकि वो अलग हो रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता बच्चे को कि मतलब कमरा अलग हो या बेड है। मैं कहती हूं एक ही कमरे में हो लेकिन आप एक ही रूम में मदर के बेड के साथ। शुरू में तो बच्चे को अपने साथ सुलाना चाहिए और हमेशा 45 डिग्री पे लिटा के सुलाना चाहिए कि वॉमिटिंग्स ना करे। आप अगर दूर सुलाएंगे तो हमेशा आई हैव सीन के उनके डेथ के रेशो, मोर्टेलिटी रेशो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमेशा शुरू में बच्चे को जब उल्टी आने लगे, इवन अगर 1.5-2 साल के बच्चे को, तो फौरन उसको बिठा देना चाहिए। जी बिल्कुल, बिठा भी देना चाहिए, 45 डिग्री पे करना चाहिए, करवट से लिटा देना चाहिए और आपको हमेशा सुलाना ही ऐसे है और हमेशा इस तरह की पोजीशन पे सुलाना है जिसपे रिफ्लक्स पिलोज कहते हैं उसको। हमेशा नहीं समझ आई। रिफ्लक्स पिलोज ऐसे होते हैं कि इस तरह के पिलोज होते हैं जो बच्चे को आप अगर आप किसी को भी इंटरनेट पे देखना हो तो रिफ्लक्स पिलोज के नाम पे इन्फेंट के होते हैं, उस पर देखें तो उस पर लिटाना चाहिए। पेट पे या कमर पे? पेट पे या कमर पे। पेट पे तो लोग नहीं लिटाते, लेकिन कमर पे ज़्यादा बेटर है कि आपने इस तरह थोड़ा सा ऐसे हो बच्चा उठा जी बिल्कुल, लिफ्टेड हो, बिल्कुल सीधा ना बच्चा लेटा हुआ। आप पहले तो इसको डिफरेंशिएट ये करें कि माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता है जी, तो ऐसे बिल्कुल श्रिंक हुआ गोल सा बच्चा आपको दिखेगा, इसी तरह आपको दिख रहा होता है बच्चा। हमेशा आपको 3D विजन आप देखते हैं जब अल्ट्रासाउंड के, तो आपको दिखता कैसा है, बिल्कुल श्रिंक हुआ और ऐसा बच्चा होता है।
तो जब बाहर आता है तो लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं इनको यही डिफरेंशिएट करता हूँ। मैंने कहा अगर माँ के पेट में 9 महीने जैसे पल के आया है, ऐसे ही बाहर आके खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कोई बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा और एक इनमें बात से नील भी कि होते हैं। जेनेटिकली जैसे आपका फेस होगा, जेनेटिकली ब्लड रिलेशन है, ऐसी बच्चे की सारी बॉडी होगी। डॉक्टर साहब, अगर ये आप जो सोचिए कि अगर अलग से एक बच्चा नमूदार है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसा आपका सर है, अगर आपने अपना सर कभी देखा है? नहीं देखा। हमने वो बाल है, सर का किसने Of course, देखा है? किसी ने पापा भी का नहीं सर देखा। तो फिर भी थोड़ी सी शेप सब शायद समझ आ जाए। हम लेडीज का माँ का सर किसने देखा? तो आप बच्चे ने वही शेप ले लिया जो अगर बिल्कुल। आपको थोड़ा सा डिंगा पटिंगा भी लग रहा है तो माँ का सर भी ऐसा होगा या अब्बा का सर ऐसा होगा। इसको कभी ना छेड़े। कोई डॉक्टर साहब डेंजरस बात हो सकती है, बच्चे का जो सर दबाती है ऑफ खाला। कोर्स आपके जो अंदर जो ड्यूरोमैटर्स होते हैं, जो आपके जो आगे जाके जो डरा बोन दें है, ऐसे। बोन और इसके बाद जो बोन्स के अंदर जो दूसरी बोन्स हैं, उसके बाद जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। और कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा लोग क्या करते हैं, टोपियाँ पहना देते हैं जी जी। और आय कैप्स हाय, पहना देते ये हैं तो और टाइट सुर में- वाली कैप्स पहना देते हैं, और उस पर क्या होता है, आपके ब्रेन की श्रिंकेज होती है। लेकिन जिस तरह ब्रेन बढ़ रहा है इसी तरह बढ़ने दें, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे का गोल सर आप कर लेंगे या बच्चे का गोल सर नहीं है, सीधा सर है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने डिफ्रेंशिएट करके पैदा की हुई हैं, क्योंकि हर आदमी का सर, कान, आंखें, ये सब अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई हुई हैं। तो उसी तरह बच्चा पैदा होगा, उसी तरह बच्चा ग्रो अप होगा जैसे जेनेटिकली आपने पैदा किया है। इतना बच्चा जो रोए, डॉक्टर साहब जो चुप ही नहीं करता, ये डेंजरस तो नहीं होता बच्चे के लिए? कभी कभी डेंजरस होता है, स्पेशली माँ बाप के लिए ज़्यादा पैनिक होता है कि पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी रोना शुरू हो जाते हैं। फिर बड़े उनमें बीच में पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई रो रहा है तो चले समझा लें। मूवमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। एक कोट है वेस्टर्न एक डॉक्टर का कि व्हेन यू स्टॉप ऑन द रेड लाइट एंड द बेबी क्राइज एंड व्हेन द ग्रीन लाइट ऑन द बेबी स्टॉप क्राइंग। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा मूवमेंट शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली बेबी का जो रोना बंद हो जाता है। 3 वीक्स, 3 आवर्स, 3 to 6 months, ये एक फार्मूला है कॉलिक पेन का। उसकी एसोसिएशन जो है आज तक किसी को नहीं पता, अननोन रीज़न है कि क्यों होता है। लेकिन एक परसेप्शन है जो हमारे डॉक्टर की साइंस कहती है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉलिक पेन कराते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, किसी फूड की प्रोटीन अंदर चली जाती है जिसकी वजह से गैसेस प्रमोट करते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पेन होता है। अब जैसे कई दफ़ा मिथ है कि लोग मानते हैं कि माँ के फीड में कुछ ऐसे एंजाइम चले, जैसे प्रोटीन चले जाते हैं जिसकी वजह से होता है। अब कुछ चीज़ें लिस्ट में होती हैं, जैसे माँ को अगर एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है विद डेयरी प्रोडक्ट्स, एग प्रोटीन्स, फिश प्रोटीन्स, अजीनोमोटो की प्रोटीन जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, वो भी बच्चे नई रिसर्च में वीट है, शुगर है, कैफीन है, सोडा है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसकी प्रोटीन जाती है। लेकिन तो लोग मतलब कहते जो हैं माँ कि खा रही है वो बच्चे की अफेक्ट करती कुछ है। ये जो मैंने लिस्ट बताई है बस वही चीज़ें हैं, इसके अलावा ये दाल या ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो लिस्ट में हैं। जी जो यही वाली लिस्ट है जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा और कोई लिस्ट नहीं है। जी। ट्रीटमेंट में ये है कि आपको ट्रीटमेंट ये है कि आपको ये देखना है कि किस चीज़ से हो रहा है। कॉलिक ड्रॉप ऑफ कोर्स जो दुनिया में जो कॉलिक ड्रॉप्स इशू किए जाते हैं वो है सिमेथिकॉन के, जो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड हैं विद WHO। लेकिन ये होम्योपैथिक वाले बड़े अच्छे हैं, मैंने भी यूज किया था डॉक्टर साहब। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी जी, है फरहाना। जो कि बड़ी औरतें कहती थी कि जो मदर है वो अगर फीड करा रही है तो फिर वो सौंफ खा लिया करे थोड़ी सी, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि बच्चे को फिर ये कॉलिक वाला प्रॉब्लम नहीं होता। और सही। दूसरा सौंफ आपने जो एक खाते चीज़ रहे। बताई थी कि ऑयल की मिसाज जो है अम्लाइकस के 1 इंच पे आगे करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके गैसेस को रिमूव करते और हैं। लाइक की जो जैसे ना हींग हल्की का सी ऑयल है मसाज, या जो ऑलिव ऑयल है। एक्सरसाइज, ये जो कहते हैं ना बड़े कहते थे कि बच्चों की थोड़ी सी वर्जिश कराएं, लाइट ना टांगे क्रॉस जी करके बिल्कुल, आगे इससे पीछे। गैसेस जो हैं वो जी। रिमूव हो जाती ये हैं। भी, और ये बच्चों के नील भी बड़े होते हैं। मैंने देखा जब बच्चे पैदा होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े नील होते हैं जो महीनों नहीं जाते। डॉक्टर साहब ये क्यों? नील नहीं होते, वो बेसिकली होते हैं मंगोलियन स्पॉट्स कहते हैं उसको। इतने बड़े बड़े मार्क, पूरी जी थाई बिल्कुल, पे, जी बिल्कुल, पे, जिसको पेट कहते हैं पे। मंगोलियन स्पॉट्स, वही बर्थ मार्क्स हैं। ये आगे जाके डार्क ब्राउन हो जाते हैं। जिन बच्चों को आप बाद में देखेंगे ना, ये जो नील गायब होता हो है जाते हैं। वो गायब नहीं होते, वो डार्क हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये गायब नहीं हो क्यों सकते। होते हैं? दिस इज क्यों? अ बर्थ मार्क, दिस इज कॉल्ड ए बर्थ इतने बड़ा मार्क। birth जी जी mark? बिल्कुल, जिसको कहते हैं मंगोलियन स्पॉट्स, उसको आप पढ़िएगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जी, जी, मंगोलियन जरूर। स्पॉट्स होते हैं। फरहाना, ये डॉक्टर साहब ये दूसरा तीसरा केस है मेरे जान पहचान के लोगों में कि बच्चे बात नहीं कर रहे।
2 साल के हो गए हैं, बात नहीं कर रहे, एक जुमला, एक लफ्ज, दो एक लफ्ज। लफ्ज पा माँ, वो भी शुरू का एक वर्ड। डिपेंड करता है कि इसको कहते हैं माइल्ड डिलेज, माइलस्टोन्स के माइल्ड डिलेज हैं। अगर बच्चा सुन रहा है, बात सही समझ रहा है, इसकी अगर Response दे आईक्यू रहा है। सही है, रिस्पॉन्स सही है, आपकी सारे माइलस्टोन्स 2 साल में डेवलप हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वो बोलेगा ज़रूर। जो सुनता है वो बोलेगा ज़रूर, आज नहीं कल बोलेगा। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ सबको सिखाई है कि जब 2 साल का हो तो जब आप कायदे की ट्रेनिंग्स देते हैं तो अल्लाह ताला के कलाम में इतना पावर है कि वो बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग्स मैं हमेशा देता हूँ, जिसको स्पीच डिलेज होते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप अल्लाह ताला की तरफ से जो रूहानी जो नाम है ना अल्लाह ताला के, जी या जो कुरानी कायदे में जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उसको आप जब बड़े बड़े अल्फाज से बोल रहे होते हो, जैसे मामा पापा बोल रहा होता है, ऐसे आप जब इस तरह के नाम प्रोनाउंस कराते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। जैसे हाफिज़ बच्चे जो होते हैं बड़े जीनियस हो जाते हैं। माशाल्लाह, नो डाउट इसमें। No doubt। तो ये बच्चों के जो बनाए नॉर्मल जाते आपके बच्चों के स्टोर में पिलो है डॉक्टर साहब, वो तो बहुत पतले हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे पे होते उन्हीं गोल में ही- बना हुआ है, नहीं उस पे लिफ्ट नहीं हो सकता, हैं। नहीं, प्लेन भी आते हैं बच्चों के छोटे से। फिर उस पे नहीं, हम बनवा लेते हैं। मैं अच्छा, उनको मैंने पिक्चर्स तो दिखाता हूँ। मैंने तो खुद बनवाए थे अपने हाँ, बच्चों वही के मैं ना, और सोच रही हूँ हमेशा कि अगर मैंने आप इसी कह को रहे हैं प्रेफर कि किया थोड़ा सा बच्चा ऐसे नहीं, आप मिलते हैं। inclined हो। अगर आप ऑनलाइन देखें अगर, तो बहुत सारे आप रिफ्लक्स पिलोज डालें नाम तो मिल रहे हो you तो can- मदर्स खुद बनवा लें हाँ, पहले से, गद्दे जैसे वाले आजकल तो आजकल तो अपने बहुत पेशेंट अच्छे को कहता हूँ कि मिलते गद्दे वाले के पास जाओ, ये पिक्चर्स मैं दिखा देता हूँ उनको। मैंने कहा, ये newborn पिक्चर के दिखा दो। लिए भी, डॉक्टर न्यूबॉर्न के लिए ही खुद वही है, बनवाने चाहिए, बल्कि वो ज्यादा अच्छे होते हैं उसी जो तरह आप अपने बनवाने बच्चे चाहिए। के क्योंकि हिसाब अगर से बच्चा इस बनवाते तरह होगा तो आप देखिए वॉमिटिंग नहीं करेगा, अगर वॉमिटिंग करेगा तो भी बाहर बाहर निकालेगा, निकलेगी तो रिफ्लक्स बच्चे का बैक नहीं गर्दन, होगा, इससे सर नोज उठाओ। ब्लॉक भी सही रहता है, चेस्ट की जो मूवमेंट है वो भी अच्छी रहती है, पेट की गैसेस भी कम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह आप हम सोते हैं, हम भी तकिए के ऊपर इस तरह सोते हैं, हम इस तरह नहीं सोते हैं। अगर फर्स्ट ऐसे सोएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके सर में साइनसेस ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी सारी चीज़ें ऊपर रिफ्लक्स बैक हो रही होंगी। और मैं कहती हूँ मेमोरी फोम वाला जो होता है ना पिलो, उसका इस्तेमाल किया करें, बड़ा फ़र्क पड़ता है, गर्द चुक भी नहीं पड़ती और आपके साइनस वगैरह भी ठीक रहता है। तो हेल्थ की तो हमने डॉक्टर साहब काफ़ी बात की है, थोड़ा सा हैप्पी बेबी कैसे होना चाहिए, तो उस पर जो है ना आप अपना बताएं, फिर मैं सबसे एक एक करके पूछूंगी, आप भी गौर से सुने। जी डॉक्टर साहब। एक जगह मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि माँ के पेट के अंदर से, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, उस वक्त अगर आप माँ को आप जिस तरह ट्रेंड करते हैं, पढ़ाई में, इंजॉयबल में, स्पोर्ट्स में, या जिस फील्ड में भी, वो बच्चा उसी तरह निकलता है, क्योंकि वो जेनेटिकली आपको अडॉप्ट करता है चीज़ें। तो ये रिसर्च कामयाब हुई, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंट्री का, पर स्टिल उनकी आप रिसर्च पढ़ें तो इनके बच्चे जीनियस भी होते हैं और नोबेल प्राइजेस वाले होते और हैं। क्या करते हैं दोबारा बताइएगा। उनको माँओं को ट्रेन करते हैं, माँओं को, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को स्टडीज़ कराते हैं, माँ को अच्छी ग़िज़ा देते हैं, जिनको 1000 डेज़ ऑफ लाइफ कहते हैं। वो 1000 डेज़ ऑफ लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं, और वो चीज़ 1000 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी बहुत सारी इस तरह ट्रेनिंग जी माँ की बात है, होती माँ सीख रही है तो बच्चे में आ रहा है वो। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही दिस इज कॉल्ड अ जीनियसिटी ऑफ किड्स। लेकिन कुछ बहुत जीनियस माएँ होती हैं, बच्चे बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं ना आप। जीनियस बहुत- माएँ होती है, लेकिन उस दौरानिए में वो जीनियसिटी का काम नहीं करती। अब आप देखें, एक तो चीज़ होती है कि ब्रेन डेवलपमेंट वो तो खा रही होती है, रेस्ट कर रही होती है, खा रही होती है, ऑफ रेस्ट कर कोर्स। रही तो होती है। जीनियसिटी वाला काम नहीं कर रही होती, जीनियस होती हैं, या घर के काम कर अपने रहे होते पुराने वक्त में जीनियस होती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसमें स्टडीज नहीं करती। यानी आप reading कहना चाहते हैं book नहीं कि करती। ब्रेन स्टिमुलेशन किया Of course, जाए। genetically इनके brain के अंदर stimulation उस कर रही टाइम होती जो है। Of इंफॉर्मेशन स्किल्स चीजें आ रही जी। होती हैं, वो इसलिए कहते हैं ना अच्छा सोचो, अच्छी तस्वीर देखो। आपने ये देखा वो। बाहर के मुल्कों में डांस भी कर रही होती हैं, प्रैक्टिस कर रही होती हैं, बड़ी हैप्पीली ज्वाइन कर रही होती हैं, स्कूल ज्वाइन करती हैं, इसमें पढ़ एक रही चीज तो होती देखिए हैं। कि जिनकी जो डिस्टर्ब जिनकी प्रेगनेंसी होती है ना, घर में झगड़े हंगामे, उनके बच्चे बहुत डिस्टर्ब। जी, डिलीवरीज भी तकलीफदेह होती हैं, बच्चे भी अपसेट होते हैं। बिल्कुल। वो बच्चे रोने वाले होंगे, क्रैंकी होंगे, और जो हैप्पी प्रेगनेंसीज होती है ना, उनकी डिलीवरीज भी आसान होती हैं। बात सही है। बिल्कुल, और बच्चे भी 100% आपका उनका देखेंगे मिजाज डिफरेंट होगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा देखे लाइवली बच्चा हो रहा होता है, वो जी रहा होता है अंदर, जो चीज़ें माँ कर रही होती है ऑटोमेटिकली वो सारी अंदर जा रही होती हैं से। सब चीज़ें डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स और आपके ब्लड की सर्कुलेशन से। आपकी हैप्पीनेस होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी हैप्पी डेवलप्ड हो रहा होगा। जी हाँ। और नोबेल प्राइज़ और इस तरह के बच्चे, जो जीनियस बच्चे पैदा करने के लिए आपको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि जब प्रेग्नेंट मदर होती हैं, आप ऐसे ऐसे काम करें जो आपके बच्चे के अंदर इफेक्ट पैदा करें।
सही, जैसे सही। पॉजिटिव रिफ्लक्स ऑलवेज कम्स टुवर्ड्स पॉजिटिव होता है, तो इस तरह आपको पैदा करना चाहिए। और आके कहती है नैपी रैश हो गया, मैं कहता हूँ स्किन की डेवलपमेंट, स्किन खराब नहीं है, सिर्फ नैपी अगर रैश हो रहा है इसका मतलब ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। जैसे अडल्टहुड में हम कहते हैं जब माँ बाप हमारे कभी बेड पे होते हैं और उनको अगर बेडसोर हो जाता है, तो मैं कहता हूँ हमेशा ये एक नेग्लिजेंसी है। आपने अगर पैम्पर चेंज नहीं किया या प्रॉपर तरीके से इसको सोक नहीं किया, तो वहीं पे वो बेडसोर होगा और बच्चे के अंदर भी नैपी रैश होगा। प्रॉपरली बच्चों को वॉश करें और रेगुलरली, कितने घंटे बाद डॉक्टर साहब डायपर गंदा हो या ना हो आपने देखें, चेंज एक करना है? मार्केट में जिस तरह ऐड बनती है कि पैम्पर जो है 24 घंटे चलता है, आजकल के पैम्पर ज़्यादा 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा चलता नहीं है। बिल्कुल ये तो झूठ है, बेहतर ये बहुत है बड़ा, कि देखिए बहुत पुराने बड़ा ज़मानों में झूठ है। रैशेज नहीं होते थे, जैसे बताती है ना कि पुराने ज़माने में चीज़ें जो है लंगोट पहनाते थे ऑफ कोर्स, तो विनेगर से वॉश भी करते थे और बड़ा उस पर कंट्रोल रखते थे कि नैपी रैश ना हो। अब तो माएँ जो हैं वो बस पैम्पर पे जब आ जाती हैं तो फिर 8-8 12 घंटे, तो 8 घंटे बाद वो ही। शॉर्ट से डर रही होती है कि एक दिन में पैम्पर कैसे खत्म हो गया, पूरा बॉक्स जो है वो खर्चा बढ़ जाता है। और सस्ते वाले भी पहना दो देती हैं, चीज़ों का पैसे खर्चा बचाने सबसे के लिए ज़्यादा बच्चे जो को है रैशेस ज़्यादा हो होता है आजकल के ज़माने में। एक तो टॉप फीड पे, जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि टॉप फीड इज़ डेंजरस, दे आर ऑलवेज पॉइजनस। और दूसरा ये नैपी रैश जो है ये नेग्लिजेंसी है, दोनों चीज़ें बड़ी नेग्लिजेंसी है। यूके में सोशल वर्कर्स जो होते हैं बच्चों पे कुछ चेक रखते हैं और अगर बच्चा सही तरह उसके माँ बाप नहीं पाल रहे तो उनसे ले भी लेते हैं। और एक केस वहाँ ऐसे आया था जिसमें उन्होंने देखा कि बच्चे का डायपर इतना गंदा था, छोटे का, रो रहा, उसको रैशेस थे और माँ पैम्पर नहीं चेंज करती थी कितने कितने घंटे, वहाँ और मैंडेटरी उनसे है कि बच्चा आपको ले लिया गया। मैंडेटरी है यूके में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में या सिडनी में जिसे- कि आपको एवरी 15 डेज पर डॉक्टर्स विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस नहीं है। सही। तो आपको मैंडेटरी है कि डॉक्टर्स विजिट करना है और पूरा मेडिकल चेकअप रिपीटेडली करवाते रहना है। और यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं कहती मेडिकली हूँ बच्चों को एक चांस होता ना कि वो माँ बाप उनके कौन बनेंगे इंटरव्यू करें तो रिजेक्ट कर देते कितने पेरेंट्स को, है ना? बच्चे से तो कोई पूछता course. नहीं लेकिन अगर उनको चूज करने का ऑनेस्टली चांस मिलता, कितने पेरेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स मैं कहती हूँ बहुत बुरे होते हैं, बहुत ही केयरलेस, लेकिन नादिया लेजी मैं आपको बात बताऊँ, ये सेकंड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 2 बच्चों का नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 4, 5, 6, 7, लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब पहले बच्चे पे भी मैंने देखा है, क्योंकि मदर्स कहती हैं क्या है बस हमारा काम नहीं है, हमारा दिल नहीं चाह वो मदर रहा, इस टाइप की भी होती है। मेरे पास आती हैं, वो बहुत पैशनेट होती हैं वर्क पे या पढ़ाई पे या फोकस्ड होती या हैं, घर पे भी वो बैठी होती हैं बिल्कुल तो ही टीवी देख रही होती थोड़ी सी डिफरेंट एटीट्यूड की होती है। एक्सट्रीम ऑफ attitude एनीथिंग इज different है। बैड, लेकिन खास तौर पे वो जो कि बच्चों को मारती हैं या बच्चों की हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखती, प्लीज़ आप उनको ज़रूर जाके समझाया करें। ये आपका भी फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो देखिए सबसे पहले वो एक इंसान है, ठीक है ना, वो एक इंसान है। कहीं भी आप देखें अपने आसपास से कोई अपने बच्चे को बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, आप जाके समझाएं, और अगर वो समझे नहीं तो रिपोर्ट करें। हाँ, एक चीज़, अगर सोफे पे रखना भी है तो आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना। नया नया हुआ होता है ना, तो हमेशा एक्साइटमेंट आपको इस तरह रखना है जैसे हम बैठे हुए हैं, तो ये गिरेगा भी, तो अगर करवट लेगा भी, छोटा बच्चा जब करवट लेना सीखता है तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा इन चीज़ों के पोजीशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और रेगुलर चेकअप्स कराएं। माँ के अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अलार्म सिस्टम है जो कि सिर्फ उसके लिए उसके पास होता है। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चे के कुछ सिम्टम्स खतरनाक हैं, बच्चे का फीवर, डायरिया नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कहने का मतलब कि कुछ डर है, आपको कुछ फील हो रहा है कि कुछ और है इसके साथ मसला और हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो हॉस्पिटल जाना है, सीधी बात, किसी की नहीं। और आपने कोशिश सुनी, आपको हमेशा लेके करनी जाना चाहिए अपना फीड कराएं, है। जी ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कम हो गया, इतना डिस्प्ले कैंपेन्स हो रही है कि माएँ फीड नहीं करा रही नहीं बच्चों करवा को। रही, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आ जाता है कि बस वो टॉप फीड जो है वो इजीली अवेलेबल है, इजीली चीज़ें हो जाती हैं। इसमें मैं कहता हूँ हमेशा कि आप जब अल्लाह ताला से पंगा लेते हैं ना, कि आपने ये सोच लिया कि यार टॉप फीड, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑक्सीटोसिन एंजाइम है वो कम हो जाता है, और इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, तो आपके फीड बनना खत्म हो जाता है। आपने पहले से अगर सोच लिया है प्रेगनेंसी में कि मुझे टॉप फीड दे देना है, या हॉस्पिटल ने टॉप फीड दे दिया, तो आपका फीड कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने completely, फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर्स में, फर्स्ट मिनट्स पे ही अपना डायरेक्ट फीड कराना। और इसके और भी 6 महीने रेगुलर